नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आदिकाल के नामकरण से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों को एक साथ पढ़ेंगे। मैं हूं व्योमकेश शर्मा और भवानंद फ्री लर्निंग पर आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 रखी गई है और ये शुक्ल जी ने रखी थी। जब आप इसको ईस्वी में आप पढ़ना चाहें तो इसमें से 57 माइनस कर दीजिए तो आपको ईस्वी सन में ये समय सीमा मिल जाएगी। सबसे पहला नाम वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में बांटा है। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकल रचनाएं। उसमें फुटकल रचनाओं में उन्होंने विद्यापति और अमीर खुसरो को रखा है। तो आदिकाल पर शुक्ल जी ने अलग से बात की है, लेकिन उन्होंने आदिकाल के तीसरे प्रकरण को वीरगाथा काल कह दिया। ठीक है, तो शुक्ल जी ने आदिकाल पर अलग से बात की है और उन्होंने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का काल कहा। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों पे अलग से बात करेंगे। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आदिकाल के किस प्रकरण को वीरगाथा काल कहा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तृतीय प्रकरण को, ये याद रखिएगा। शुक्ल जी द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहने के दृष्टिकोण की सबसे तीव्र आलोचना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने की और उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। यह प्रारंभिक काल नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नहीं दिया। तो गणपति चंद्र गुप्त की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 खंडों में है, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो उन्होंने वीरगाथा काल नाम पर घोर आपत्ति जताई और प्रारंभिक काल नाम दिया, जो प्रारंभिक काल नाम भी विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। तो ठीक है, इस पर हम बात कर चुके हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का काल। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का काल का क्या मतलब है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों के काल का मतलब यह है कि शुक्ल जी ने जो आदिकाल के 150 वर्षों की बात की है, उसमें कोई निश्चित लोक प्रवृत्ति, जो जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब की बात शुक्ल जी करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि कोई स्पेसिफाइड, कोई विशेष लोक प्रवृत्ति उस 150 वर्ष में दिखाई नहीं देती है। इसलिए शुक्ल जी ने इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा। ये याद कर लीजिएगा, ये कई परीक्षाओं में पूछा, आप याद कर लीजिएगा, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए, अगला नाम है आदिकाल। आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ठीक है, लेकिन यह नाम शुक्ल जी ने पहले प्रयोग किया था। तो द्विवेदी जी ने यह नाम शुक्ल जी से ही लिया, लेकिन जब कभी यह प्रश्न आए कि आदिकाल नाम किसने दिया, तो आप उसका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही मानिएगा। अगला नाम है वीरकाल। वीरकाल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अच्छा, ये जो आचार्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये सारे लोग हिंदी के विद्वान थे, हिंदी पढ़ाते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इनका संबंध था। तो ये आचार्य परंपरा के इसीलिए विद्वान आलोचक माने जाते हैं। अगला नाम है चारण कवि, चारण काल। चारण काल नाम चारण कवियों के आधार पर रखा गया था, परंतु इसमें ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। इसमें उन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 2 काल विभाजन कर दिया था। पहला 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता जो है, ये यूजीसी नेट की 2020 की परीक्षा में पूछी गई है। तो कई विद्यार्थी इसको देखकर अचंभित रह गए होंगे कि ये नाम कहाँ से आ गया। तो आप लोग जॉर्ज ग्रियर्सन से संबंधित जितने भी मत हैं वो जरूर पढ़िए, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का व्यवस्थित प्रयास किया था। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण है। उनकी इतिहास का नाम आप सभी लोग जानते हैं, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कई जगह इसे मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लोगों ने लिखा है, नॉर्दर्न वर्ड नहीं यूज किया है। लेकिन आप शुक्ल जी के इतिहास की भूमिका में जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा नाम मिलेगा, नॉर्दर्न शब्द वहां पे आपको मिल जाएगा। तो हमने आपसे ये पहले ही बता दिया कि काल विभाजन पहली बार और नामकरण का व्यवस्थित प्रयास पहली बार, इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने जो काल विभाजन और नामकरण की परंपरा ग्रहण की, वो जॉर्ज ग्रियर्सन से ही ग्रहण की। तो शुक्ल जी ने पहली बार ये काम नहीं किया, ये काम जॉर्ज ग्रियर्सन कर चुके थे। ठीक है, आगे हम ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन है वो विशुद्ध ऐतिहासिक है। विशुद्ध ऐतिहासिक का मतलब चारण काल में उन्होंने, आपने देखा पीछे कि 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम उन्होंने दिया। फिर उन्होंने आगे चलकर मुगल दरबार
और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं। जैसे मुगल दरबार, ये साहित्यिक नामकरण नहीं है, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर यह नाम नहीं आया है। यह इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तब आप मुगल काल पढ़ते हैं, कंपनी राज में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन काल में क्या क्या हुआ, हिंदुस्तान की जो औपनिवेशिक लूट हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक नामकरण किया। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर कभी परीक्षा में पूछे कि किस आलोचक ने, किस विद्वान ने इतिहास के आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने का काम किया, तो वो उत्तर जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। चलिए, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में ही एक महत्वपूर्ण चीज है, ये विद्यापति की अति श्रृंगारिक कविताओं को इन्होंने भक्तिपरक बता दिया और शुक्ल जी ने इस पर व्यंग किया। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो शुक्ल जी ने यह व्यंग किया, तो यह महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति की अति श्रृंगारिक कविताओं को भी भक्तिपरक बता दिया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का कथन कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। शुक्ल जी ने विद्यापति को फुटकल खाते में डाल दिया था, फुटकल कवियों में डाल दिया था आदिकाल के चौथे प्रकरण में, और अमीर खुसरो भी वहीं पे हैं। तो उस पर हम अलग से जब शुक्ल जी के इतिहास पे बात करेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या मान्यताएं शुक्ल जी की थी। अगला नाम है संधिकाल एवं चारण काल। संधिकाल का मतलब अपभ्रंश और हिंदी की भाषिक और साहित्यिक प्रवृत्तियां जहां से मिलना शुरू होती हैं। तो रामकुमार वर्मा का यही लक्ष्य था, यही उनका अभिप्राय था। तो रामकुमार, अगर सिर्फ चारण काल आए तो आप जॉर्ज ग्रियर्सन मानेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें संधिकाल एवं चारण काल दोनों जुड़ जाए तो आप रामकुमार वर्मा को उत्तर मानेंगे। तो ये एक कंफ्यूजन की गुंजाइश है यहाँ पे, तो आप साफ साफ इसको याद रखिए, संधिकाल एवं चारण काल ये दोनों एक साथ आना चाहिए, तभी रामकुमार वर्मा उत्तर होगा। अगर सिर्फ चारण काल नाम आता है तो उत्तर जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। ठीक है, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पर आप लोगों को बता दूं कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना रामकुमार वर्मा ने। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है परीक्षाओं में, तो यहीं पर आप याद रखिए तो ठीक रहेगा। चलिए, राहुल सांकृत्यायन, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी काव्यधारा, 1944 ईस्वी में आई थी। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह किसकी रचना है। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है हिंदी काव्यधारा। इन्होंने क्या नाम दिया आदिकाल को? सिद्ध सामंत काल। सामंत मतलब जो देश उस समय अलग अलग क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय ताकतें, केंद्रीय सत्ता के अभाव में जो क्षेत्रीय ताकतें उदित हुई, सामंत छोटे छोटे पैदा हुए, और जो राज्याश्रित कवि थे, जो आप आदिकाल की विशेषताओं में हम उस पर पढ़ेंगे, वो उससे संबंधित है। सिद्ध से मतलब है जो सिद्ध परंपरा के जो कवि थे। तो सिद्धों पर भी हम अलग से बात करेंगे। सरापा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सरापा को भी पहला कवि माना जाता है, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से बात की जाएगी। तो सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग, युग या काल, ये दोनों आता है, दोनों आए, उत्तर एक ही होगा, राहुल सांकृत्यायन। अगले महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हैं वो मिश्र बंधु हैं। इन्होंने प्रारंभिक काल या आरंभिक काल, ये प्रारंभिक काल ज्यादा सही है, कुछ लोग इसे आरंभिक काल भी कहते हैं, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा था, और वो प्रभाव उन पर मिश्र बंधुओं का ही रहा होगा कि उन्होंने यह नामकरण ले लिया। तो मिश्र बंधुओं ने भी प्रारंभिक काल या आरंभिक काल नाम दिया था आदिकाल को। अगला नाम है बीज वपन काल। बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बीज वपन का मतलब फिर से वही है कि सारी प्रवृत्तियों का बीज आदिकाल से निकलकर आगे एक विस्तृत वृक्ष के रूप में हमारे सामने आता है। तो जो प्रवृत्तियां बीज के रूप में अंकुरित हो रही थी, वपन, बीज वपन, वो वहीं से शुरू होती हैं आदिकाल से। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का तात्पर्य बीज वपन से यही है। अगला नाम है जयकाल। जयकाल नाम भी वीर काल, वीर गाथा काल जैसा ही नाम है। वीर काल हम पीछे पढ़ चुके हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया। अब उसी से मिलता जुलता नाम है जयकाल। तो जयकाल नाम आए तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1931 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो अगर कभी कालक्रम के हिसाब से मिलाने के लिए आ जाए तो रामचंद्र शुक्ल के 1929 के हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए, अगला नाम है आधार काल।
आधार काल नाम डॉक्टर सुमन राजे ने दिया। इनकी एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये 2002 ईस्वी में आई थी। आधा का मतलब क्या है? स्त्री लेखिकाओं से है। जैसे आधी आबादी, पूरी दुनिया की आधी आबादी। जैसे अर्धनारीश्वर आप लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। तो अर्ध, यह पूरी जो दुनिया है उसका आधा हिस्सा महिलाओं का है, आधा पुरुषों का है। तो स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से यह इतिहास लिखा गया। स्त्री लेखिकाओं को प्रायः छोड़ दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास में। सुमन राजे का ऐसा कहना है कि यह जो इतिहास उन्होंने लिखा है वह आधी लेखिकाओं का लिखा है, आधी आबादी का इतिहास है। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है, नई बात है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसको आप लोग याद रखिए। अगला नाम है अपभ्रंश काल जातीय साहित्य। हिंदी जाति की अवधारणा, ये जातीय साहित्य आया है तो आप लोग ये जान लीजिए, हिंदी जाति, ये हिंदी जाति की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दी थी। लेकिन वीरगाथा काल को अपभ्रंश, वीरगाथा काल नहीं, आदिकाल को अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य नाम डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिया। कहां दिया? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक अपने इतिहास ग्रंथ में। अच्छा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में दूसरा क्या है? बच्चन सिंह का ऐसा कहना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बाद प्रायः सभी इतिहासकार उनसे किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। और बच्चन सिंह का यह दावा है कि उनका जो इतिहास है वह रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। तो इस रूप में वो अपने आप को, अपने इतिहास को एक अलग, एक विशिष्ट इतिहास कहना चाहते हैं। कितना सफल हो पाए हैं वो भी एक अलग चर्चा का विषय है। और बच्चन सिंह ने आदिकाल नाम को भ्रामक कहा। यह भी पूछा जा सकता है कि किस आलोचक ने आदिकाल नाम को भ्रामक नाम कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। आप इसको याद रखिए। रामविलास शर्मा एक प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इन्होंने भी कुछ स्थापनाएं दी। इन्होंने हालांकि हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अलग कोई ग्रंथ नहीं लिखा या साहित्य इतिहास, परंतु इनके जो अलग अलग पुस्तकें हैं विभिन्न रचनाकारों के ऊपर और भाषा और साहित्य के ऊपर, हिंदी जाति के ऊपर, उसमें जगह जगह पर इनकी मान्यताएं सामने आई हैं। तो शुक्ल जी का जो आदिकाल है उसको इन्होंने वास्तविक मध्यकाल कहा। तो अगर ये शब्द आए कि वास्तविक मध्यकाल किसने कहा आदिकाल को, तो वो डॉक्टर रामविलास शर्मा उसका उत्तर होगा। ठीक है। इनका एक और महत्वपूर्ण कथन है, इन्होंने आदिकाल को हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल कहा। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन। लेकिन अगर यह प्रश्न आता है कि हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल किसने कहा, तो वो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा। इनकी एक अवधारणा है हिंदी जाति की अवधारणा। हिंदी जाति पर भी एक अलग से वीडियो में हम बात करेंगे। अब मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि जिस भाषा को बोलने वाला समाज, एक उस समाज को एक इकाई माना और उसे जाति के रूप में रामविलास शर्मा ने व्याख्यायित किया। जैसे हिंदी भाषा बोलने वाला समाज हिंदी जाति है, बांग्ला भाषा बोलने वाला समाज बांग्ला जाति है, मराठी भाषा बोलने वाला समाज मराठी जाति है। यह एक मोटी परिभाषा है, यह हिंदी जाति की अवधारणा इससे स्पष्ट नहीं होती है। बस आप समझ लीजिए कि उन्होंने भाषा से जोड़कर हिंदी जाति को देखा था। और रामविलास शर्मा ने ही वीरगाथा काल को, शुक्ल जी ने आदिकाल और वीरगाथा काल पर अलग अलग बात की। आदिकाल के चौथे प्रकरण को वीरगाथा काल कहा, जिसमें शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य पर चर्चा की थी। ठीक है। रासो साहित्य के बारे में भी चर्चा वहीं पे मिलती है। तो रामविलास शर्मा शुक्ल जी के इतिहास के बारे में बात करते हुए शुक्ल जी द्वारा वीरगाथा काल का जो समय खंड है, कालखंड है, उसे रीतिवाद का प्रथम उत्थान मानते हैं। तो यह उनका अपना तरीका है हिंदी आलोचना में, रामविलास शर्मा का, कि वो रीतिवाद के आधार पर चीजों का मूल्यांकन करते हैं और आगे चलकर रीतिवाद के बाद भक्ति काल को लोक धर्म से जोड़ते हैं। तो उस पर भी हम रामविलास शर्मा के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आदिकाल के नामकरण पर सभी संभावित प्रश्नों को मैंने एक साथ आपके साथ डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।